all of you. Next point is apportionment of payment. Application of payment is to be discharged indicated. अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ. मनी लेंडर ने मिस्टर ए को क्या किया, डेट्स दिया, कुछ उधारी दिया, जैसे 10,000, 10,000, 5,000, 20,000 वॉट एवर. इमेजिन करो 10,000 का एक उधारी है, 10,000 का एक डेट है, और क्या बोला है, ये डेट को विद इन 30 डेज का ड्यू टाइम है. 30 डेज के ड्यू डेट में क्या करना है, इसको रिटर्न करना है. अगर डेट का रिटर्न पीरियड इंडिकेटेड है तो ऑलरेडी दैट शुड बी रिटर्न विद इन दैट टाइम. 30 डेज दिया है, 30 डेज, 40 डेज दिया है, 40 डेज. So if the debt discharge is indicated, that should be discharged within the indicated time. Second, application of payment or debt discharge is not indicated. अगर डेट कब देना है वापस ये इंडिकेटेड ना हो तो payment has to be applied to any lawful debt which is actually due. सपोज मनी लेंडर ने ए बी सी ए को 3 डेट दिया. एक 10,000 का है जो कि 1 जनवरी को दिया है, दूसरा 10,000 का है जो भी 1 जनवरी को दिया है, और तीसरा वाला है 5,000 का. तो इंडिकेट नहीं किया है कि इसको क्या करना है, कौन से पेमेंट के अगेंस्ट अपोर्शन करना है, अप्लाई करना है. और क्या किया, रैंडमली क्रेडिटर ने 20,000 रुपया दे दिया. तो टेक्निकली क्या करनी चाहिए, 10,000 के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ करना चाहिए. बचा हुआ जो लास्ट डेट है 5,000 का वो पेंडिंग रखना चाहिए. अगर इंडिकेट किया है मतलब बताया है तो वो डेट को डिस्चार्ज कर दो. अगर नहीं बताया है तो जो डेट जल्दी ड्यू होने वाली है या जो डेट जल्दी डिस्चार्ज होने वाली है उसके अगेंस्ट क्या करना है, सेट ऑफ करना है. एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स. अगर दोनों पार्टीज के साइड से पेमेंट का कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है, ना ही डेटर ने बोला है कब कौन से डेट के अगेंस्ट सेटल करना है, ना ही क्रेडिटर को कुछ समझ रहा है कौन से डेट के अगेंस्ट सेटल करना है, सो दैट शुड बी डिस्चार्ज इन ऑर्डर ऑफ टाइम. पहला डेट कब दिया था उसको पहले डिस्चार्ज करो, सेकेंड कब दिया था उसको पहले, उसको बाद में डिस्चार्ज करो. अगर कोई डेट है सेम डे पे दिया है तो जैसे जनवरी पे 10,000 है और सेकेंड डेट 10,000 का 1 जनवरी पे ही है, और दोनों को ड्यू होने वाली है 31 ऑफ मार्च को ड्यू होने वाली है. इमेजिन करो आफ्टर 3 मंथ्स ड्यू होने वाली है. अभी क्या किया, क्रेडिटर ने रैंडमली डेटर के पास 15,000 रुपया दे दिया, 15,000 रुपया दे दिया और इन्फॉर्म नहीं किया कि इसको किसके अगेंस्ट सेटल करे. डेट तो 3 है, 10, 10 और 5. जो 5 वाली डेट है वो 15 फरवरी की है. तो अब क्या करें, अब क्या करेगा, डेटर सेम इन ऑर्डर ऑफ टाइम भी नहीं कर सकता है क्योंकि सेम टाइम पे जो कि 20,000, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रपोर्शनेटली उसको अपोर्शन करना पड़ेगा. ये 15,000 के डेट को दोनों में क्या करेगा, वो इक्वली डिवाइड करेगा. मतलब 1 जनवरी की जो डेट है उसमें से 2,500 बचा, और आगे जो दूसरा 1 जनवरी का डेट है उसमें से भी 2,500 बचेगा. यहाँ पे अमाउंट सेम होगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अमाउंट डिफरेंट है और डेट एक रैंडम अमाउंट क्रेडिटर ने दिया है तो ये टाइम पे क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर ऑफ टाइम तो कर नहीं सकते क्योंकि सेम टाइम पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों डेट्स को प्रपोर्शनेटली चीजें बांटनी पड़ेगी, है ना. Then there are certain types of contract which need to be performed with consent of both the parties. मुझे बोलो एप्लीकेशन ऑफ डेट समझा क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेट मतलब क्या, कि कोई पर्सन ने, इमेजिन मनी लेंडर, क्रेडिटर ने अगर उधार दिया है, सो एक पर्सन को दिया है, जैसे 10,000 दिया था, वही पर्सन वापस से कुछ पैसे मांगने आया तब 20,000 दिया, वही पर्सन वापस से कुछ मांगने आया तो 5,000 दिया.
ये तीनों डेट के जो डेट्स है अलग अलग है। ये 1 जैन को दिया है, ये 1 फेब को दिया है, ये 1 मार्च को दिया है ना। ये डेट के डेट्स क्या है, अलग अलग है। अभी इस केस में क्रेडिटर आता है 5,000 रुपए लेकर, डेटर 5,000 रुपए लेकर क्रेडिटर को बोलता है सर ये 5,000 रुपए है, वो जो मेरी लास्ट डेट ली है ना मैंने, लास्ट पैसा है ना उसके अगेंस्ट सेटल कर दो। अब कितना बचा, 30 बचा, मैं आपको ड्यू डेट के पहले पे कर दूंगा। फिर थोड़े दिन से वो आता है 20,000 लेकर आता है, सर वो जो मेरी फेब्रुवरी मंथ का डेट था ना उसके अगेंस्ट सेटल कर दो। अगर स्पेसिफिकली इंडिकेट किया है, इंडिकेट करके पैसा दिया है तो वो डेट के अगेंस्ट सेटल करना चाहिए। व्हाट इफ अगर डेटर ने इंडिकेट नहीं किया, रैंडमली आकर पैसा दे दिया, तो जैसे क्रेडिटर ने रैंडमली आके 10,000 रुपीज दे दिए, तो दैट शुड बी सेटल अगेंस्ट द फर्स्ट डेट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेटल करना चाहिए। अगर ऑड दिया जैसे अभी 15,000 का तो कोई डेट नहीं है, फिर क्या करना चाहिए, इन ऑर्डर ऑफ टाइम उसको सेटल करना चाहिए। अभी इन ऑर्डर ऑफ टाइम करते करते और एक चीज हो जाएगी, अगर दो डेट्स सेम डेट पे हो तो दोनों को इक्वली क्या करना चाहिए, अपोर्शन करना चाहिए। 1:2 प्रपोर्शन में ये 15,000 को बांट के दोनों डेट्स में इक्वली क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, और बचा हुआ अमाउंट पेंडिंग होगा। ये समझा? और एक बार बोलू? ओके। जब डेटर ने इंडिकेट किया तो जो डे पे इंडिकेट किया वो कर देना है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जब डेटर ने इंडिकेट नहीं किया तो क्रेडिटर ने क्या करना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले जो डेट रहेगा, मतलब अपन क्या बोलते हैं उसको, फीफो बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले जो डेट रहेगा वो पहले जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका ड्यू डेट पहले आएगा, 3 मंथ्स आफ्टर डेट जो भी रहेगा। सो जो सबसे पहला डेट है पहले जाएगा, दूसरा डेट है दूसरा जाएगा। अगर डेट की एग्जैक्ट अमाउंट दी है तो कोई टेंशन ही नहीं। या फिर अगर ऑड अमाउंट दी है, जैसे एक 10 का डेट है और एक 20,000 का डेट है, और ये जो अपना डेटर है उसने 15,000 दे दिया, अभी किसके अगेंस्ट अपोर्शन करे, तो वो भी क्या करना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चेक करना चाहिए। जो जल्दी ड्यू होने वाला है उसको जल्दी सेटल कर दो, जो लेट ड्यू होने वाला है उसके पैसे पेंडिंग रखो। और एक सिचुएशन, अगर सेम डे पे डेट ड्यू है तो, मतलब 1 जनवरी 2 लोन गए हैं, एक लोन सवेरे 10,000 का गया है, एक लोन दोपहर में 20,000 का गया है, तो क्या दोनों लोन को सेम डे माना जाएगा? हाँ, बोथ लोन विल बी कंसिडर एज ऑन सेम डे। अभी आ गए पैसे 15,000 रुपए, अब क्या करेंगे? सो ये जो 10 और 20 है, क्या 1:2 इनको रेशो है, तो 15,000 शुड बी apportioned in 1:2 ratio that should be divided among the debt. Why? Because the debt are on the same day. हाँ, अगर सेम डे नहीं होते थे तो 10,000 को उड़ा देते थे पहले, फिर 15,000 की बात करते थे, है ना। बोला है तो एज पर इंडिकेशन, नहीं बोला है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कुछ नहीं दोनों पार्टीज के दिमाग में है तो दैट शुड बी डिवाइडेड एज पर टाइम। और अगर सेम टाइम पे दो डेट्स है तो दैट शुड बी अपोर्शन एज पर देयर रेशो। कुछ कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स हैं, एक है नोवेशन, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओल्ड वन। जैसे एक पर्सन है, वो क्या किया, वो चला गया, उसको फोन खरीदी करना है, इसके लिए वो शॉप पे चला गया और उसने फोन डिसाइड कर लिया कि मेरे को क्या करना है, आईफोन खरीदी करना है। उसने शॉपकीपर को कुछ एडवांस दिया और घर पे चला गया, बोले घर वालों को खुशखबरी देने चला गया, बोले गुड न्यूज है, मैंने मेरे लिए क्या किया है, एक आईफोन बाय किया है। तो सब लोग जो फैमिली मेंबर्स है नाराज हो गए, बोले आईफोन क्या बाय करना है, आजकल कितने अच्छे अच्छे मॉडल्स आए हैं फोन में, तो तू क्या कर, बोले एक काम कर, आईफोन के जगह पे दूसरा फोन ले ले। तो वो पर्सन ने शॉपकीपर को फोन किया, बोले सर मैंने जो वो आईफोन साइड में रखवाया था, अब मुझे आईफोन नहीं चाहिए, मुझे सैमसंग चाहिए, मुझे सैमसंग का एक फोन मेरे लिए साइड में रखवा दो, मॉडल बोल दिया। तो यहाँ पे जो पहला नंबर का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या खरीदने के लिए हुआ था, आईफोन खरीदने के लिए, बट वही कॉन्ट्रैक्ट को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, आईफोन ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, या वी कैन से सैमसंग ने आईफोन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अल्टीमेटली द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओल्ड वन। पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो आईफोन का था उसके जगह पे ही हमने क्या किया,
न्यू कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म फॉर्म किया जो कि सैमसंग का है। और अभी वो शॉपकीपर ने क्या बोला, मेरे पास तो, मैं तो आईफोन का डीलर हूँ, मैं दूसरे फोन में डील नहीं करता, बट मेरी जान पहचान में एक पर्सन है, मेरी जान पहचान में एक पर्सन है, मैं उसको आपको उसका नंबर दे सकता हूँ, या फिर उसको बात करके मैं फोन साइड में रखवा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गए? हाँ, अल्टीमेटली जो शॉपकीपर है वही चेंज हो गया। स्टिल दैट विल बी केस ऑफ नोवेशन। नोवेशन एक टाइप का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे वी सब्सटीट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ ओल्ड वन। ओल्ड को कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, अभी आइदर विद द सेम पार्टीज और विद द न्यू पार्टीज, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देन है रिसेशन। आपने आईफोन, वो बंदे ने आईफोन क्या किया, साइड में रख के आ गया, एडवांस पे करके आ गया, और घर पे आ गया बोलने कि अरे मैंने आईफोन बाय किया है। फिर भी घर वाले नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, बोले अभी अभी तो नया फोन लिया था, फिर से नया फोन ले लिया, इतने खर्चे करता है वगैरह। सो गुस्से में क्या कर दिया, वो पर्सन ने फोन किया शॉपकीपर को और बोले सर वो जो मैंने फोन साइड में रखवाया था, मुझे अभी वो बाय नहीं करना है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया? जो कॉन्ट्रैक्ट में वो पर्सन एंटर हुआ था, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, इसे बोला जाता है रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है व्हेन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। एग्री टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ सेल करना है, ना कुछ सब्सटीट्यूट में खरीदना है, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्या करना होगा, कैंसिल करना है, रिसाइन करना है। क्या ये भी म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगा? यस। क्या नोवेशन भी म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगा? म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अभी शॉपकीपर ने जो एडवांस लिया था, वो बोल रहा है कि तेरे लिए मैंने फोन साइड में रखा था, तो 1 घंटे में मेरे 3 कस्टमर आके गए, मेरा नुकसान हो गया, तो वो एडवांस मैं पूरा वापस नहीं दूंगा, उसमें से मैं 10% काट कर बचा हुआ पैसा वापस दूंगा। तो रिसेशन के केस में अगर अग्रीव पार्टी का नुकसान होता है तो वो उसका भरपाई करके ले सकता है, दैट इज ही कैन क्लेम डैमेजेस। सो अल्ट्रेशन, नोवेशन का मतलब होता है कि यू आर सब्सटीट्यूटिंग ओल्ड न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओल्ड वन। रिसेशन के का मतलब होता है यू आर डायरेक्टली कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्मिंग। और एक चीज है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन में क्या होगा, नाम से आपको पता चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस में मतलब मे बी प्राइस में चेंज हो सकता है, कलर ऑफ गुड्स में चेंज हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन मोड में चेंज हो सकता है, मनी के जो पेमेंट मोड है उसमें चेंज हो सकता है। पहले शॉपकीपर कैश में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, थोड़ा आपने रिक्वेस्ट किया, वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, कैश में एक्सेप्ट कर रहा है। या फिर पहले शॉपकीपर आपको गुड्स का डिलीवरी, होम डिलीवरी नहीं दे रहा था, लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया तो अभी वो होम डिलीवरी देने के लिए तैयार है उसके खर्चों पे। सो अल्टीमेटली दैट इज नथिंग बट ऑल्ट्रेशन, दैट इज चेंज इन सर्टेन कंडीशन। ये चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड टर्म एज ऑल्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चेंज इन टर्म्स ऑफ टर्म एंड कंडीशन भी म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही होगा। क्या सब्सटीट्यूटिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ ओल्ड वन, ये भी एक टाइप का ऑल्ट्रेशन ही हुआ? हाँ, हाँ मेरे हिसाब से यस। पहले हमने आईफोन के लिए पैसा दिया था, अभी वही पैसों से हम क्या लेने वाले हैं, सैमसंग फोन लेने वाले हैं। तो क्या यहाँ पे ऑल्ट्रेशन इन गुड्स हो गया? ऑल्ट्रेशन इन गुड्स हो गया, तो ऐसे बोल सकते हैं कि नोवेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑल्ट्रेशन। नोवेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑल्ट्रेशन। नोवेशन, ऑल्ट्रेशन और रिसेशन। रिसेशन मतलब कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल करो नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर रिसेशन हुआ और किसी पार्टी का डैमेज हुआ है तो क्या उस पार्टी को कंपेंसेट करके देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। नोवेशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूटिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट, सब्सटीट्यूट करना मतलब के जगह पे दूसरा लेके आना। सो सब्सटीट्यूटिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ ओल्ड वन, पुराने के जगह पे हमने नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर दिया। क्या पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकते हैं? हो सकते, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। नोवेशन के केस में पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में चेंज और में नॉट चेंज, दोनों हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल्ट्रेशन मतलब नथिंग बट चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या नोवेशन इज वन ऑफ द अल्ट्रेशन? हाँ, हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर दिया, मतलब क्या वहां पे भी कंडीशन को ऑल्टर कर दिया? कर दिया। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट को चेंज होना या पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज होना भी एक टाइप का ऑल्ट्रेशन ही है ना?
प्रॉमिसी में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, मतलब क्या है, अल्टीमेटली जो प्रॉमिसी है उसने क्या किया, परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया या एक्सेप्टेंस देने से मना कर दिया, वेव कर दिया, माफ कर दिया। मिस्टर ए ने लोन लिया था बी से 10,000 का, तो ए को लोन देना बनता है। कुछ टाइम बाद क्या हो गया, ए और बी के बीच में प्यार हो गया। तो अभी बी ने क्या बोला, चल तू मेरा, मैं तेरा लोन माफ कर देता हूँ, वेव कर देता हूँ। वेव करना मतलब क्या करना, परफॉर्मेंस को माफ कर देना, रिमिट करना। चल ठीक है, तू 10,000 नहीं देगा तो भी चलेगा। दैट इज हाउ परफॉर्मेंस इज वेव्ड। सो जहां पे प्रोमिसिव परफॉर्मेंस वेव करता है तो अल्टीमेटली क्या, कॉन्ट्रैक्ट रिमिट हो जाएगा, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा, रिमिशन हो जाएगा। Restoration of benefit under voidable contract. Tell me what is voidable contract? Voidable contract between two parties, which is enforceable at the option of one, but not at the option of other or others. दो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी का कंसेंट CUFM से लाया है, आइदर उस पर कोअर्जन किया है या अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है या फ्रॉड हुआ होगा या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ होगा, तो क्या सारे केसेस में ऐसे माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी? यस। अगर अग्री पार्टी ने कुछ एडवांस ले लिया है तो क्या उसको रिस्टोर बैक करना पड़ेगा? डेफिनेटली दैट एडवांस, दैट बेनिफिट शुड बी रिस्टोर्ड बैक। इमेजिन करो आजोबा वाला एग्जाम्पल, आजोबा को ऑलरेडी गुंडू ने 20 लाख रुपए का बैग दे दिया था, बाद में ये समझा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, घर तो आजोबा को वापस मिल गया, बट वो 20 लाख रुपए का बैग आजोबा को रिस्टोर बैक करना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है ड्यू टू पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी या फिर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है और उसके भी अंदर अगर बेनिफिट रिसीव किया है पार्टीज ने, तो क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट रिस्टोर बैक करना पड़ेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था मेरा और अजय देवगन सर का। मैंने अजय देवगन सर से शामल पान मसाला क्या कर दिया, लॉट में मंगा लिया, स्टॉक करवा लिया, और मैं कस्टमर को 10 दिन बाद डिलीवरी देने वाली हूँ, डिस्पैच करने वाली हूँ, एंड आई हैव पेड जितना भी पूरा गुड्स का ऑर्डर है, प्लस मैंने एडवांस में कुछ पैसे पे करके रखे, तो मैंने टोटल एडवांस में पैसे पे करके रखे। अभी मोदी गवर्नमेंट का बैन आ गया, कैन आई डील इन द गुड्स? जो मैंने ऑलरेडी एडवांस पे किया है, क्या मुझे वो रिस्टोर बैक करना पड़ेगा अजय देवगन सर को? यस। तो दैट एडवांस वुड बी कंसिडर एज अ बेनिफिट एंड दैट शुड बी रिस्टोर्ड बैक टू द ओरिजिनल पार्टी, आइदर आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर आपने बेनिफिट रिसीव किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है तो यू विल हैव टू रिस्टोर बैक द बेनिफिट। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो क्या उसका कम्युनिकेशन चाहिए? जैसे मैंने फोन लेके रखा, शॉपकीपर के पास एक टोकन अमाउंट देके रखा, बचा हुआ पैसा 90% पैसा देना बाकी है, और मेरे फैमिली वाले क्या बोले कि वो फोन मत बाय करना, कोई जरूरत नहीं है फोन बाय करने की। तो मैंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, फोन कैंसिल कर देते या बाय नहीं करते, या मैंने ऐसा सोचा गए तो गए पैसे, 10% ऑफ द अमाउंट है, वैसे भी वो डैमेजेस में जाएंगे, क्या हुआ अगर मैंने इन्फॉर्म नहीं किया? तो मैंने शॉपकीपर को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि सर मैंने ये ऑर्डर कैंसिल किया है। उसने 1 दिन 2 दिन 3 दिन मेरे भरोसे वो फोन साइड में रखा, क्योंकि मैंने टोकन अमाउंट पे करके रखी थी। तो ये केस में क्या वो मुझसे ज्यादा डैमेजेस वसूल कर सकता है? यस, बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन ऑफ रिमिशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है आइदर प्रोमिसर को या प्रोमिसी को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कन्वे करना पड़ेगा। Effects of neglect of promisee to afford promiser reasonable facilities for performance। जब बेसिकली क्या है, प्रॉमिसर मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस टू परफॉर्म, प्रॉमिसी मतलब जिसको प्रॉमिस किया है। यहाँ पे क्या है कि प्रॉमिसर परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन प्रॉमिसी उसको रिफ्यूज कर रहा है या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये केस में क्या प्रॉमिसर की गलती मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। जैसे मैंने बोला था, आपने पेंटिंग के लिए पेंटर अपॉइंट किया, बेचारा घर पे आ गया और आपके घर के दीवारों को पेंट कर रहा है, और
आपने क्या किया, उसको एंटरटेन नहीं किया या रिफ्यूज किया उसका परफॉर्मेंस। या और एक एग्जांपल, आपको एक स्टडी टेबल डिजाइन करवाना है, आपने कारपेंटर को बुलाया, आपका ऐसा डील हुआ था कि आप जो भी उसको रिक्वायर्ड मटेरियल है, फर्नीचर है, स्क्रू है, जो भी मटेरियल है आप उसको प्रोवाइड करने वाले हो, वो तो बेचारा आ गया और आप मटेरियल प्रोवाइड करने को ही तैयार नहीं हो। तो अभी अभी ये केस में क्या, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट कारपेंटर आया है, आपने सब कुछ प्रोवाइड किया है आपको मटेरियल, फिर भी वो ऐसे बैठा है ठोंबा की तरह, तो देन यू वोंट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ और आप पढ़ नहीं रहे हो, सो क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ क्या ना पढ़ने के लिए? नहीं, बिकॉज तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी गलती। देन है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होगा? डिस्चार्ज होना मतलब क्या? खत्म होना, रिजाइन होना, कैंसिल होना। कैसे डिस्चार्ज होगा? हमने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो डिस्चार्ज हो जाएगा। दोनों पार्टीज ने अगर अपने अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दिए तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट विल गेट डिस्चार्ज, खत्म होना। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब दोनों, अच्छा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है बोलो? is one party tried to perform the or try to attempt, है ना, try to attempt the performance but other party is ignoring or refusing, so ये केस में भी क्या डिस्चार्ज हो जाएगा? हाँ डिस्चार्ज हो जाएगा। देन म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, दोनों पार्टीज आपस में बोल रहे हैं वी शुड स्टॉप हियर, इट्स नॉट वर्किंग आउट, ये क्या है? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट विल गेट डिस्चार्ज। या फिर बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, जैसे वो चेंज इन लॉ हो गया था श्यामल पान मसाला, या फिर सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन हो गया, आपके गुड्स से डिस्ट्रॉय हो गए वो केस में, या नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट थिंग्स विच वाज नेचुरली कंटेम्पलेड, मतलब क्या कि कोई पर्सन इनकेपेबल हो गया, इनकम्पिटेंट हो गया, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गया, एलियन इनेमी बन गया, तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं। रीजनेबल टाइम खत्म हो गया तो by lapse of reasonable time our contract will get automatically discharged, maybe by operation of law, by breach of contract। breach of contract मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, आइदर पहले इन्फॉर्म करके तोड़ना या फिर सेम डे पे क्या करना, तोड़ना। सेम डे पे तोड़ा एक्चुअल ब्रीच, पहले तोड़ दिया इन्फॉर्म करके तो एंटिसिपेटरी ब्रीच। अगर प्रोमिसी ने परफॉर्मेंस को वेव कर दिया तो डिस्चार्ज हो जाएगा। प्रॉमिस ही खुद परफॉर्म नहीं कर रहा है सारी फैसिलिटीज मिलने के बाद भी। एक होता है मर्जर ऑफ राइट, और मर्जर ऑफ राइट के वजह से, मर्जर ऑफ राइट को पढ़ा था तनुजा थी क्या? अच्छा, यू आर देयर फ्रॉम द 4th यूनिट, ओके। सो मर्जर ऑफ राइट में क्या होता है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसे? एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग में एक कोई पर्सन रेंट से रह रहा है, कोई पर्सन रेंट से रह रहा है और जो उसका ओनर है वो है अब्रॉड में। ओनर कहाँ पे है? अब्रॉड में है। यहाँ पे ये बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे कौन रह रही है? तनुजा रह रही है। तनुजा कौन है? बिल्डिंग की ओनर नहीं है, वो टेनेंट है, वहां की टेनेंट है। सो इसका बिल्डिंग की जो ओनर है वो है मिस शर्वरी। मिस शर्वरी कौन है? बिल्डिंग की ओनर है, लेकिन वो कहाँ रहती है? वो फॉरेन में रहती है, अब्रॉड रहती है। तो ये जो तनुजा है हर महीने रेंट के क्या करती है, 25,000 रुपए पे करती है शर्वरी, मतलब उसकी फ्रेंड को 25,000 रुपीज पर मंथ रेंट के हिसाब से देती है। तनुजा ने क्या सोचा कि अगले 1 साल का रेंट मैंने वैसे भी एडवांस में दे दिया है, 25,000 इंटू 12 ऑलरेडी एडवांस में दे दिया है। मैं क्या करती हूँ, ये बिल्डिंग पूरी खरीदी लेती हूँ, बिल्डिंग पूरी खरीदी लेती हूँ, रेंट पे करने का झंझट नहीं, लोन ले लूंगी। तो तनुजा ने क्या किया, पूरी बिल्डिंग को 1 करोड़ में, पूरी बिल्डिंग को 1 करोड़ में बाय कर लिया। सो पहले वो टेनेंट थी तो उसके पास कौन से राइट थे? टेनेसी राइट थे। एक टेनेंट के पास जो राइट्स होते हैं, एक मकान क्या बोलते हैं, किराएदार के पास जो राइट्स होते हैं टेनेसी राइट, वो उसके पास थे। बट क्या उसने बिल्डिंग बाय करने के बाद वो ओनर बन गई, तो क्या उसके पास ओनरशिप राइट आ गए, प्रोप्राइटरशिप राइट आ गए? क्या ओनर बनने के बाद भी उसको रेंट पे करने की जरूरत है? नहीं। तो उसका इंफीरियर मतलब छोटा वाला राइट कौन सा था? टेनेसी राइट।
और सुपीरियर राइट कौन सा था? ओनरशिप राइट। तो क्या सुपीरियर राइट ने इंफीरियर राइट को ये कर लिया, खा लिया, वी कैन से ओवरकम कर लिया, राइट। सो यहाँ पे क्या जो इंफीरियर राइट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो सुपीरियर राइट के वजह से इंफीरियर राइट गेट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज, उसे बोला जाएगा मर्जर ऑफ राइट। क्या उसके टीनेसी राइट नाउ कन्वर्टेड इनटू ओनरशिप राइट? यस। तो मर्जर मतलब राइट्स का आपस में मिलना, इंफीरियर राइट और सुपीरियर राइट। तो अल्टीमेटली इंफीरियर राइट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये जो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो 4 कॉलम्स है, एक बार अच्छे से मन लगा के रीड कर लो, आधा कल और आधा आज पढ़ा है, कंफ्यूज हो सकता है, रीड कर लो। क्या मैं फिर से पढ़ाऊं, मुझे बोलो। क्या हुआ प्रियांक बीच में से? एक बार देख लो क्या है क्या नहीं समझा है, नहीं समझा है। कंडीशन फॉर वैलिड टेंडर परफॉर्मेंस। अच्छा, टेंडर परफॉर्मेंस। टेंडर परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड का मैंने सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं बोला था, बोला था ना, लिखवाया था क्या? टेंडर मतलब अटेम्प्टेड। कर सकती हूँ। पढ़ लिया? पढ़ लिया? पढ़ रहे हो? हाँ ना, कुछ मेरे को क्या समझेगा। पढ़ लिया? किसका पढ़ना बाकी है? पढ़ो। पढ़ लिया क्या भूषण? कोई डाउट? हाँ चलो, ये चीजें गो थ्रू कर लो एक बार। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, अपॉर्शनमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, देख लो एक बार। ये तो अभी जस्ट पढ़ाया है, फ्रेश। देख लो मतलब सिर्फ देखना नहीं है, पढ़ना भी है। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, मैम बोले देखो तो हम देख रहे हैं। मेयर साइलेंस, ये देखो ये। भूषण के पीछे कौन बैठा है? हर्ष, थोड़ा इधर से रख। हाँ, कार्तिक तू, हाँ तू भी थोड़ा इधर से रख। तू तू इधर से रख, तेरे आगे सोमेश थोड़ा इधर, हाँ उसको। तू और थोड़ा इधर से रख। हाँ तू रोहन बराबर बैठा है। आयुष,
आयुष, राइट साइड, तेरे राइट साइड। सब लोगों का चेहरा मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, एक्टिविटी दिखना चाहिए। हाँ चलेगा। फिर और सरक जाओ उधर थोड़ा। स्टूडेंट स्टार्ट विथ नेक्स्ट यूनिट। रानी, करे क्या स्टार्ट? सब क्वेश्चंस एमसीक्यू। क्वेश्चन जो क्लास में सॉल्व कर रहे थे वो किया घर पे? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में करवा लेंगे। नेक्स्ट यूनिट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडी। ब्रीच मतलब तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रेकअप कर रहे हो, जैसे ब्रेकअप होता है आपका, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का ब्रेकअप हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है। एंड इट्स रेमेडीज मतलब क्या, उस पे क्या कर सकते हैं उसे पैचअप करने के लिए। चलो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वन इज एक्चुअल ब्रीच एंड वन इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब होता है परफॉर्मेंस, जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू है, जिस दिन परफॉर्मेंस होने वाला है, ड्यू डेट के दिन आकर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी क्या बोले कि हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या हमें कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, ब्रीच करना है, तोड़ना है, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटेड ब्रीच का मतलब होता है बिफोर टाइम फिक्स, टाइम फिक्स क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना है या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना है। एंटिसिपेटरी ब्रीच कैसा हो सकता है, आइदर एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इम्प्लाइड हो सकता है। एंटिसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट क्या है? एंटिसिपेटरी, ये देखो, ए ने गुड्स सेल किया, बी क्या करने वाला है, 10,000 के गुड्स से 10,000 रुपए उसको देने वाला है। 20th ऑफ मई, 20th ऑफ मई क्या है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है। बी ने क्या किया, ए को फोन करके इन्फॉर्म किया, मतलब 20 तारीख से पहले इन्फॉर्म किया, ड्यू डेट से प्रायर इन्फॉर्म करना कि सर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करेंगे, या फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सम रीजन परफॉर्म नहीं करना है, या फिर मुझे कोई और एक डीलर सस्ते दाम में गुड्स दे रहा है, देर कैन बी एनी रीजन, तो मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना है। ये क्या हुआ, एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ। क्यों? क्योंकि ड्यू डेट से पहले फोन कर इन्फॉर्म किया है, इसके लिए एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ। अगर यही ड्यू के दिन फोन करके इन्फॉर्म किया होता कि लेट्स ब्रेकअप, इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो वो एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी का मतलब होता है पहले इन्फॉर्म करो, एक्चुअल का मतलब होता है सेम डे इन्फॉर्म करो कि ब्रीच करना है ना। तो ये केस में एक्चुअल ब्रीच का तो कुछ समझ ही नहीं आता, सेम डे पे इन्फॉर्म कर दिया है, डायरेक्टली डैमेजेस क्लेम कर लो और विषय खत्म कर दो। बट अगर लेट्स से ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस है 20th ऑफ मई, 20th ऑफ मई इज द ड्यू डेट, और ये जो पर्सन है बी, उसने 15 मई को फोन करके बोला ए को, 15th ऑफ मई को फोन करके बोला, अभी परफॉर्मेंस में कितने दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है। परफॉर्मेंस में कितने दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है 20 को।
तो ये केस में ए के पास ऑप्शन बन जाता है। क्या ऑप्शन बन जाता है? बी ने तो कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन कर दिया, सामने वाला पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करता है विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ अनदर पार्टी, तो क्या वो अग्री पार्टी डैमेजेस क्लेम कर सकती है? दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन दैट अग्री पार्टी विल क्लेम द डैमेजेस। एंड बिट एंटीसिपेटरी के केस में ए विल हैव टू ऑप्शन। क्या? कॉन्ट्रैक्ट को 15 तारीख को फोन आया है बी का, 15 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो? रिजाइन कर दो और डैमेजेस क्लेम करो। या फिर और एक ऑप्शन है, वेट करो। कब तक वेट करो? टिल ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ये आशा से कि वो आएगा वापस या वो आएगी, ये आशा से वेट करो। और वो दिन तक वेट करने के बाद फिर वो दिन पे क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट को रिमिट कर दो, डिस्चार्ज कर दो और फिर डैमेजेस क्लेम करो। तुम लोगों को क्या लगता है, मतलब अगर तुम वो जगह पे होते, तुम मिस्टर किसकी जगह पे, हाँ तुम मिस्टर ए के जगह पे होते तो तुम लोग क्या करते थे? वेट करते थे कि तुरंत पैसा, उस तुरंत रिजाइन करके पैसा वसूल करते थे? थोड़े न्यू आंसर्स चाहिए मुझे। क्या करती थी प्रिया? सेम डे? यू विल नॉट वेट टिल 20th फिर वो आएगा? नहीं, क्यों? क्यों? टाइम वेस्ट होगा। ओके, टाइम वेस्ट होगा। ओके, वैलिड वैलिड है। हाँ, पीछे क्या लगता है? इधर भूषण क्या लगता है, क्या करेगा? तू ए के जगह पे होता और बी ने इन्फॉर्म कर दिया 15 को, ड्यू डेट 20 को है कि सर मेरे को गुड्स नहीं चाहिए या मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो भूषण तू क्या करेगा? 20 तारीख तक वेट करेगा उसका कि 15 को बोलेगा चल छोड़ो डैमेजेस, तो वेट करेगा। भूषण विल वेट। हु वांट्स टू वेट? यू आल्सो वांट्स टू वेट, राइट? 5 दिन की बात है इसके लिए क्या? 5 दिन की बात है। और अगर वो दिन बढ़ जाए तो 50 हो जाए तो? कम से कम वो तो है। अच्छा ठीक है, बट ये वाली थिंकिंग में गड़बड़ हो गई है, मतलब एक चीज गड़बड़ी है। अगर ऐसा हुआ तो अपन लॉस में। और कौन वेट करना चाहेगा? क्या करेगा तू? इधर साहिल क्या करेगा? दूसरे नहीं मिलेगा, मतलब इधर भी कमिटमेंट उधर भी कमिटमेंट, ऐसे ही ऐसे ही हो गया। तू क्या करेगा इधर? सोमेश क्या करेगा? डैमेजेस रिजाइन करके क्लेम कर लेगा। ओके, इधर कार्तिक डैमेजेस क्लेम करेगा रिजाइन करके। तू रोहन डैमेजेस क्लेम, बट ड्यू डेट तक वेट किया और वो दिन नहीं हुआ परफॉर्मेंस डैमेजेस, तो वो दिन भी क्लेम कर ही पाएंगे। बट तुम लोग सेम करोगे, मतलब सेम डे पे तू क्या करेगा? सेम डे करेगा। ओके, सो देखो मिस्टर ए के पास दो ऑप्शन है। 15 तारीख को ही क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करे। कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करे क्योंकि उसने फोन करके इन्फॉर्म किया है। रिप्यूडिएट करे, तुरंत डैमेजेस क्लेम करके दूसरा कस्टमर देखे। या फिर मिस्टर ए विल हैव ऑप्शन दैट टू वेट टिल 20th। आशा की किरण अगर हाँ आया तो हाँ, मतलब आशा उसको होप से 20 तारीख तक अगर आया तो आ जा सकता है, कॉल आ सकता है। बट इन बिटवीन अभी एक भारी चीज बताती हूँ आपको, चलेगा? ऑप्शन सब अपने हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे, बट व्हाट ऑप्शन इज रिकमेंडेड आई विल टेल यू। रिकमेंडेड ऑप्शन इज 15 को जैसे ही उसका ना आया तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करके डैमेजेस को क्लेम कर लो। रीजन रीजन अगर लेट से आप अगले 5 दिन तक आपने वेट किया, मतलब आपने सोचा कि अगले 5 दिन तक वेट करेंगे, ओके, और 5 दिन के अंदर गवर्नमेंट का एक नोटिस आया
गवर्नमेंट का एक नोटिस आया, उसमें जो गुड्स में आप डील करने वाले थे ना, वो गुड्स में बैन आ गया। अब इसमें गया, अब क्या होगा? जो 28 को कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने वाले थे और डैमेजेस क्लेम करने वाले थे, यू कैन जस्ट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस। इन केस अगर आप नसीब ऐसा फुट निकला, आप जो गुड्स में डील करने वाले हो वो गुड्स रेयर है, या वो गुड्स में ड्यू टू सम रीजन बैन हो गया, तो आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर पाओगे, डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाओगे। ड्यू टू इलीगैलिटी और चेंज इन लॉ यू कैनॉट क्लेम द डैमेजेस। समझा? सो बेस्ट ऑप्शन इज, सामने वाले ने ना बोला तुरंत ना बोल दो। कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तुरंत डैमेजेस क्लेम कर लो, आशा में मत बैठो, कोई वापस आता नहीं रहता। गई तो गया, गई तो गई, ऐसा है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कोई और मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ, गया तो गया, कोई और मिलेगा। सो व्हाट शुड बी द बेस्ट ऑप्शन कि जिस दिन एंटिसिपेटेड ब्रीच हुआ है, ऑन द सेम डे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करके डैमेजेस को क्लेम कर लो। एनी डाउट? एनी डाउट? हो सकती है प्रोबेबिलिटी। सी बट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, वॉइडेबल हो गया, तो जो मिला हुआ एडवांस है दैट इज बेनिफिट, उसको रिस्टोर बैक करना पड़ेगा ना। बेनिफिट विल हैव टू बी, बेनिफिट जो मिला है वो रिस्टोर बैक करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। वो एडवांस मतलब, सुनो रे बाबा, वो एडवांस मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, वो जस्ट बेनिफिट रिसीव्ड है। और इन केस अगर गुड्स बैन हो गए तो वो एडवांस भी वापस देना पड़ेगा ना, एडवांस थोड़ी रख सकेंगे। हाँ? नहीं नहीं, नो नो, दैट इज द लॉ, दैट इज द लॉ। सी आप कोई, जैसे मैं अजय देवगन सर के साथ डील कर रही हूँ, पान मसाला, श्यामल, ठीक है, श्यामल पान मसाला, तो मेरे को गुड्स मिल गए, मैंने उनको पैसा दे दिया, 1 करोड़ का माल है, 1 करोड़ रुपए दे दिया मैंने, 1 करोड़ से बैन हो गए, he will have to restore back the benefit. एक बात बोलूं, अगर कोई फैक्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करती है, ओके, कोई फैक्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करती है, ड्यू टू सम रीजन वो इलीगल हो जाते हैं, और वो फैक्ट्री के पास करोड़ों में गुड्स है, तो उसकी नुकसान भरपाई गवर्नमेंट करके देता है। क्योंकि सी मैं इलीगैलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, बट ड्यू टू सम रीजन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया, या कोई हार्मफुल है ड्यू टू सम रीजन, जहाँ पे ह्यूमन की कोई गलती ना हो वहां पे, हाँ। बट अगर गवर्नमेंट ने पहले बैन करने के बाद में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, तो देन गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा। बट प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा है और गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली वो गुड्स को बैन किया है, तो गवर्नमेंट के कैपेसिटी में होता है उनको उतना अमाउंट रिम्बर्स करके दे, एज इफ इंश्योरेंस, उतना अमाउंट, मतलब ठीक, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, एग्जैक्टली उतना अमाउंट, या फिर प्रॉफिट का स्टेक नहीं मिलेगा, बट जो उनका पीसीपीएल है, मतलब प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन बोलते हैं, उतना दे, लॉस नहीं देगा, कॉस्ट रिकवर करवा के देगा, प्रॉफिट नहीं देगा रे। अच्छा, तेरा कहाँ ऐसा लॉस हुआ है? देखिए, गवर्नमेंट ने अगर किया तो गवर्नमेंट देगी। क्या गवर्नमेंट देगी सम कॉस्ट? नहीं, अभी वो क्या है,
सी प्रैक्टिकल सिनारियो तो बोल रहा है, प्रैक्टिकल सिनारियो तो बोल रहा है, बट एक चीज ऐसी भी है, गवर्नमेंट ने बहुत चीजें बैन करने के बाद भी बहुत चीजें चलती है, तो अल्टीमेटली वो ब्लैक में सेल करते ही होंगे ना। अभी मैं म्यूट कर देती हूँ। देन एंटिसिपेटेड हो गया एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का होता है परफॉर्मेंस इज ड्यू एट दैट टाइम, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करो तो वो एक्चुअल ब्रीच माना जाएगा। या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस आधे गुड्स का डिलीवरी किया है, मतलब लड़का लड़की की शादी होने वाली है, शादी के दिन, शादी के दिन इधर मंडप बन गया है, शादी के दिन लड़की भाग जाए या लड़का भाग जाए, तो वो लड़का भाग जाए तो वो हो गया एक्चुअल ब्रीच ड्यू डेट के। या फिर आधे फेरे के बीच में से लड़का भाग गया, 7.5 फेरों में से 3.5 फेरों के बाद लड़का भाग गया, आइदर ड्यू डेट पे, हाँ आइदर ड्यू डेट पे या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, आप अगर परफॉर्मेंस को ब्रीच करते हो तो दैट वुड बी कंसिडर एज एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच के केस में वी हैव सम रेमेडीज अवेलेबल। ब्रीच किया है तो रेमेडीज है, डैमेजेस क्लेम करो, कॉन्ट्रैक्ट को रिसेशन करो। कौन से रेमेडीज है? सूट फॉर द डैमेजेस, कौन से टाइप्स के डैमेजेस होते हैं? एक है जनरल, मतलब ऑर्डिनरी डैमेजेस, आपके ब्रीच करने की वजह से जितनी नुकसान हो गई है उतना भरपाई करके देना, इसे ऑर्डिनरी डैमेजेस, जनरल डैमेजेस बोला जाएगा। एक होता है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस का मतलब पार्टीज को स्पेशली इन्फॉर्म किया है या ट्रांजैक्शन के बारे में स्पेशल नोटिस दिया है, जैसे कि मैं ये नया बिजनेस चालू किया, ये रिमोट सेल करने लगी हूँ, रिमोट सेल कर रही हूँ मैं, और मेरे को क्या है, जैसे ऑर्डर बेसिस में रिमोट सेल करती हूँ, मुझे अभी उन्नति से ऑर्डर ऐसे 100 रिमोट्स चाहिए, 100 रिमोट्स चाहिए, तो मेरे को ऑर्डर, मैं उसको एक रिमोट 120 रुपए में सेल कर रही हूँ। आई एम सेलिंग 1 रिमोट फॉर 120 रुपीज, और मैं जो डीलर से रिमोट मंगवा रही हूँ वो मुझे 100 रुपए में दे रहा है, 20 रुपए का मार्जिन है मेरे पर रिमोट के पीछे। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, वही एक डीलर ऐसा है जो मुझे 100 रुपए में दे रहा है, बाकी तो दूसरे डीलर मार्केट में 110 रुपए में, 110 रुपीज में सेल कर रही है रिमोट। तो मैंने क्या किया, वो डीलर को स्पेसिफिक नोटिस दिया, सर आप जो मुझे, मैं आपको 100 लॉट का क्या कर रही हूँ, ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, लगा तो एडवांस ले लो, बट आप जो मुझे डिलीवरी देने वाले हो वो मैं मेरे कस्टमर को देने वाली हूँ जो कि बहुत प्रॉम्प्ट है, जिसको क्या चाहिए, टाइम से गुड्स का डिलीवरी चाहिए। मुझे उन्नति ने पहले ही बोला था, मैम अगर 5 बजे के अंदर मेरे को ऑर्डर नहीं मिला तो मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी, तो मेरा यहाँ पे 20 रुपया पर रिमोट नुकसान होने वाला था। तो मैंने बोला ठीक है कॉन्ट्रैक्ट। सो मैंने ऐसे ही मेरे डीलर को बोला, सर देखो मेरे को 4 बजे के अंदर अंदर डिलीवरी चाहिए क्योंकि आगे मुझे कस्टमर को पहुंचाना है। क्या मैंने मेरे स्पेशल ट्रांजेक्शन के बारे में नोटिस दिया है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में नोटिस दिया है, और मुझे टाइम के अंदर गुड्स का डिलीवरी चाहिए, ये भी मैंने बोला है। तो अभी क्या होगा, उसको डिले हो गया, मेरा जो डीलर है उसको क्या हो गया, डिले हो गया, 5 के बजाय 6-7 को डिलीवरी दिया, क्या सामने वाली पार्टी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया? क्या मेरे को 20 रुपया पर रिमोट के हिसाब से लॉस हुआ? यस, बट मैंने क्या स्पेशल नोटिस दिया था डीलर को, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में कन्वे किया था। सो इन दैट केस मैं जो भी पैसा उनसे वसूल करूंगी दैट वुड बी स्पेशल डैमेजेस। इसका एक एग्जांपल है, हम सॉल्व भी करेंगे। देन विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस कैन बी कंपेंसेटेड ओनली इन द 2 केसेस, जहां पे शादी करने का वादा करके या शादी के दिन या शादी से पहले कोई ब्राइड या ग्रूम आइदर ऑफ द पार्टीज भाग जाए, तो जो दूसरे वाले मेंबर्स है, दूसरे वाले जो पार्टीज है, क्या उनकी फीलिंग को
नुकसान पहुंचेगा? क्या उनके फीलिंग को इमोशनल लॉस होगा? जैसे उनकी बदनामी होगी, रेप्यूटेशन खराब होगा, इमोशनल लॉस होगा, है ना? तो वो केस में वो क्या कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी पे केस करके दे कैन रिकवर द डैमेजेस that would be termed as vindictive damages or exemplary. Second case, अगर कस्टमर के बैंक अकाउंट में पैसे होने के बावजूद भी उसका चेक डिसऑनर हो रहा है, अपने जैसे नॉर्मल कस्टमर नहीं, कोई एकदम बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे अंबानी, टाटा, बिरला, कोई बड़े बिजनेसमैन है और उन्होंने क्या किया, उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं, सो उन्होंने क्या किया, एक 2 लाख रुपए का चेक दिया उनके किसी सर्वेंट को, 2 लाख रुपए। अभी 2 लाख रुपए में वो सर्वेंट ने क्या किया, बैंक में वो चेक को डिपॉजिट किया, ड्यू टू सम रीजन चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर हुआ, तो क्या वो उसके पास बैंक में पैसा पड़ा है, स्टिल उसका 2 लाख का चेक डिसऑनर हो रहा है, क्या ये उसके रेप्यूटेशन को हार्म करेगा? That will harm his reputation, and that is why that person can claim damages from the bank. These are vindictive damages, है ना? That will be proportionate to the amount. जैसे कि 2 लाख का चेक है, तो उसके कुछ प्रोपोर्शन में आपको डैमेजेस मिलेगा, डिफर अपॉन केस टू केस। कोई ग्रैंड वेडिंग है मतलब, और उसमें से कोई भाग के जा रही, तो केस कर रहा है, उस पर कितना एक ऑन एन एवरेज पैसा लगाया है या कितना खर्चा किया है, उसके हिसाब से वो डैमेजेस कंपेंसेट करके मिलेगा, प्रूफ भी देना पड़ेगा। शेयर रेट का गिरना और बैंक का डिसऑनर होने में कोई रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक बेटा। सी शेयर के प्राइस क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, गिरते बढ़ते रहते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका शेयर के प्राइस गिरने से थोड़ा प्रेस्टीज कम होगा क्या? नहीं, दैट इज नॉट द केस। अल्टीमेटली उसके बैंक अकाउंट में पैसा होने के बाद भी उसका चेक ड्यू टू मिस्टेक ऑफ बैंक डिसऑनर हो गया, तो देन बैंक विल हैव टू रिम्बर्स सम डैमेज, दैट विल बी विंडिक्टिव वन। अभी जैसे 50,000 का चेक है तो प्रोपोर्शनेटली डैमेज जितना भी अमाउंट है, जैसे जितने का चेक डैमेज हुआ है या जितने का चेक बाउंस हुआ है, proportionate to that amount can be recovered from the bank. क्योंकि अभी 50,000 का चेक है, उनकी गुडविल तो करोड़ों की है, तो क्या करोड़ में से डैमेजेस लेंगे क्या? नहीं, जितना चेक बाउंस हुआ है उसके कुछ प्रपोर्शन में, जैसे कि इसने बोला सैंक्शन बाय द कोर्ट, दैट अमाउंट विल बी सैंक्शन बाय द कोर्ट एंड विल बी डिफरेंट इन ऑल द केसेस, सारे सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट होएगा। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब होता है एक्चुअली कोई रियल डैमेजेस सफर नहीं हुआ है, जस्ट नाम मात्र, नाम के लिए जो डैमेजेस किया है, जैसे कि पेट्रोल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाने तक थोड़ा बहुत इवापोरेट होगा, सो ये नेचुरल है, दैट विल बी नॉमिनल डैमेजेस। डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले, अगर प्रॉमिसर या प्रॉमिसी की गलती के वजह से कोई पेरिशेबल गुड्स है वो पहुंचाने में डिले हो गया, तो उसके वजह से डैमेज हो गया, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ट्रांसपोर्टेशन में नुकसान हो गया, तो वो डैमेजेस क्या बोला जाएगा, डैमेजेस कॉज्ड बाय डिटोरिएशन। प्रीफिक्स्ड डैमेजेस का मतलब होता है तो डैमेजेस विच आर ऑलरेडी फिक्स्ड। मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है और हमने ऑलरेडी अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे क्या लिखा कि अगर आप ब्रीच करोगे तो आपको 10,000 देना पड़ेगा, मैं ब्रीच करूंगी या कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा उसको कितना देना पड़ेगा, 10,000। तो क्या हमने डैमेजेस ऑलरेडी डिसाइड करके रखे? क्या हमारी डैमेजेस लॉस के अमाउंट से या कोई अदर रीजन से है क्या? नहीं, हमने ऑलरेडी एक अमाउंट डिसाइड करके रखी है, उसे प्रीफिक्स डैमेजेस बोला जाता है। जैसे कि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सब लोग ध्यान दो, लिक्विडेटेड में सबको प्रॉब्लम था, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 20,000 रुपए का, मैं आपको गुड्स प्रोवाइड करूंगी, आप मुझे 20,000 रुपए देने वाले हो, आप सारे मेरे कौन हो,
लेट्स से कस्टमर हो, इमेजिन, है ना? सो आप मुझे 20,000 रुपए देने वाले हो, आई विल प्रोवाइड 20,000 के गुड्स। यहाँ पे आपके और मेरे बीच में एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। अगर 20,000 के गुड्स में 20,000 के गुड्स में किसी भी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, किसी भी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो उसको 30,000 रुपए क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। 30,000 रुपए भरना पड़ेगा। ये किसमें लिखा है? हमारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा है। तो 30,000 का पेनल्टी सुन के कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा क्या? मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा क्या? दोनों परफॉर्म करेंगे। आप आपकी साइड परफॉर्म करोगे, मैं मेरी साइड से परफॉर्म करूंगी। मुझे बताओ, ये 30,000 रुपया क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से भी ज्यादा है? दैट इज ओवर एंड अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो जो अमाउंट एज अ पेनल्टी, एज अ डैमेज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा होती है, उसे पेनल्टी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पेनल्टी बोला जाएगा। पेनल्टी एक ऐसी अमाउंट है, पेनल्टी एक ऐसी अमाउंट है ओवर एंड अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ओवर एंड अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जिसको एक रैंडमली दोनों पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट पेपर में रखा हुआ है, ताकि कोई कॉन्ट्रैक्ट को क्या ना कर सके, ब्रीच ना कर सके। और और हमारे हमारे इसमें से कोई पार्टी के वजह से लॉस हो गया, लॉस हो गया 7,000 रुपए का, तो वो 7,000 रुपया क्या हो गया? 7,000 रुपया विल बी कंसिडर एज डैमेज, जिसे बोला जाएगा लिक्विडेटेड डैमेज। और एक आधी ओवर एंड अबाउ अगर कोई अमाउंट है, जो कि दोनों पार्टीज में से कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने पे दी गई अमाउंट है, उसे पेनल्टी बोला जाएगा। पेनल्टी मतलब एक टाइप का पनिशमेंट ही हुआ। क्यों पनिशमेंट डिसाइड की है? ताकि कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करे, इसके लिए। फिर से बताओ, कौन बोला? फिर से बताओ। अच्छा, पेनल्टी का मतलब होता है पनिशमेंट, पनिशमेंट का अमाउंट। जैसे आपकी इमेजिन करो क्लास फीस है 50,000 रुपया, इतनी नहीं है बट इमेजिन करो क्लास फीस है 50,000 रुपया, और मैंने क्या बोला, अगर आप एक दिन भी क्लास बंक करोगे तो आपको एक दिन का 1 लाख रुपया भरना पड़ेगा। तो क्या कोई क्लास बंक करेगा? इफ आई से विदाउट एनी जेन्युइन रीजन, विदाउट एनी जेन्युइन रीजन, फालतू के बहानों की वजह से अगर क्लास बंक किया, तो आपको 1 लाख रुपीज का जुर्माना भरना पड़ेगा। कि ओवर एंड अबाउट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 50,000 है। पेनल्टी का अमाउंट कितना रखा मैंने? 1 लाख रुपया। क्या 1 लाख सुन के कोई क्लास को बंक करने का, बंक करने से डरेगा? डेफिनेटली यस, है ना? तो ओवर एंड अबाउट जो एग्जैजरेट करके दी गई अमाउंट होती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा, उसे पेनल्टी बोला जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी की वजह से जो नुकसान होता है, वो कंपेंसेट करके देना। जैसे कि एक पार्टी की वजह से नुकसान हो गया 10,000 का, क्या उसको दूसरे को कंपेंसेट करके देना पड़ेगा, भरपाई करके देना पड़ेगा? तो वो नुकसान भरपाई का मतलब होता है डैमेज। दैट मीन्स लिक्विडेटेड डैमेजेस। Penalty is over and above the contract price. Damage is a part and parcel of the contract. उसे बोला जाएगा liquidated damages. Liquidated damage and penalty के ये 4 points है. I want you to go through all of this. सब लोग देख लो, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो, नए पुराने सब लोग बच्चे। लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी में डाउट था बहुत लोगों को, देख लो एक बार। बोलो, माइक का आवाज कम करो। अच्छा, ओके मैम। उधर क्या ये क्या कोई स्पीकर वगैरह है क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक तो क्या है, मेरा आवाज भी ज्यादा बड़ा है, ऊपर से माइक का भी आवाज बड़ा है। डन, रीड कर लिया? एक बार चारों पॉइंट्स देख लो। स्क्रॉल कर लो।
नंबर 5th पॉइंट, हु सेड मैम? हु सेड मैम? हाँ, कोई डाउट है क्या? आवाज क्यों आ रही है कल 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 आगे से? इधर क्या कर रहे हो तुम लोग बड़बड़? पढ़ो, शांति से पढ़ो। ऋतुजा आंखें बंद करके पढ़ रही है? नहीं ना? नहीं, मुझे लगा ऐसा कोई स्किल्स हो गई। आज वो ये नहीं आई क्या, चैताली? ऑनलाइन भी नहीं है। मिताली तो दिख रही है ना? आर्या भी नहीं है। प्रसाद भी नहीं है। बोलो, हु से? हाँ। The essence of penalty of payment is money stipulated as a terrorism of the offending party. The essence of liquidated damage is a genuine pre-estimate. पेनल्टी मतलब सामने वाली पार्टी को डराने के लिए बेसिकली, ताकि कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करे। और लिक्विडेटेड डैमेज मतलब जितना भी नुकसान हुआ है उसको डैमेज बोला जाएगा आइदर ऑफ द पार्टीज के वजह से। पेनल्टी क्यों रखी जाती है? सामने वाली पार्टी को डर मिले, या डर जाए कि ये अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो इतना भरना पड़ेगा। वो डर से कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ही नहीं करेगा। क्या? सामने वाला भरने को तैयार है तो मतलब तूने ब्रीच किया तो तू भरेगा ना पैसा, वो क्यों भरेगा? हाँ, जिसको पेनल्टी लगाया वो भरने के लिए तैयार हो तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है, भर तू, है ना? बट ऐसा कोई ये नहीं होगा जो करेगा। रिसेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये सारे डैमेजेस के अलावा वी हैव अदर रेमेडीज ऑल्सो। कौन से रेमेडीज है? कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सके? रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसाइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट को। मेरिट इज एज मच एज पार्टी एज डूइंग द सर्विसेज। अल्टीमेटली क्या है कि अल्टीमेटली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टीज के बीच में। दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को आधा फुलफिल करके दे दिया है, बट आधे में से वो क्या बोल रही कि मैं ड्यू टू सम रीजन मैं कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा या फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है, क्या उतना पैसा देने के लिए प्रोमिसर इज लाइबल? यस, प्रोमिसर इज लाइबल टू पे। For the application of this principle, two conditions must be satisfied. It is only available if the original contract has been discharged, and the claim must be brought by the party not in default. Ultimately, कोई जेन्युइन रीजन की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? एक्चुअल ब्रीच होना चाहिए, इन बिटवीन ब्रीच होना चाहिए। और जो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एक इंजीनियर है और एक जिसका प्रॉपर्टी है उसके बीच में, कि क्या करते करके दे मुझे यहाँ पे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना के देना। तो वो इंजीनियर ने क्या किया, 4 फ्लोर का उनका काम था, वो इंजीनियर ने 3 फ्लोर का स्ट्रक्चर बना के दिया। और जब ऊपर का फ्लोर का लास्ट फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके पहले उसको कुछ और करना गया, ये उसको उसको कहीं जाना पड़ा। सो ड्यू टू सम रीजन उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। तो क्या 3 फ्लोर का अमाउंट पे करना पड़ेगा वो डीलर को?
3 फ्लोर का अमाउंट पे करना पड़ेगा, इसका मतलब होता है एज मच एज अर्नड। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अपना वो सलमान खान का डिस्कशन हुआ था। सलमान खान ने संजय लीला बंसाली के मूवी में काम करने के लिए साइन किया ना, पहले पोजीशन पे, फर्स्ट प्लेस पे। और सेकंड, सलमान खान को ज्यादा अच्छी डील मिलने लगी, ज्यादा ऑफर मिलने लगी फराह खान की मूवी में। तो उन्होंने क्या किया, फराह खान की मूवी में काम करने के लिए साइन कर दिया। ये बात पता चली संजय लीला बंसाली को, तो सलमान खान बोल रहे सर मुझे अच्छी डील मिल रही है, आपके जो भी डैमेजेस है वो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस मेरे से नहीं होगा। तो संजय लीला बंसाली ने क्या बोला कि मेरे को डैमेजेस वगैरह नहीं चाहिए, आई वॉन्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब क्या, तू मेरे कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करे, दैट इज माई कंडीशन, आई डोंट वॉन्ट द डैमेजेस। दैट इज नोन एज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक होता है सूट फॉर इंजंक्शन, where a party to the contract is neglecting terms and conditions of the contract. So कोर्ट में इशू इंजंक्शन ऑर्डर। इंजंक्शन का मतलब होता है टू स्टॉप, स्टॉप ऑर्डर, रिफ्रेन करना, स्टॉप करना, प्रोहिबिट करना। अभी संजय लीला बंसाली और सलमान खान का पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर सलमान खान ने कॉन्ट्रैक्ट किया फराह खान की मूवी में काम करने के लिए। संजय लीला बंसाली का दिमाग खराब हो गया। इसने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला कि मैं सलमान खान को फराह खान की मूवी में काम करने दूंगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया है, मेरे साथ। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट से एक इंजंक्शन ऑर्डर पास करवा के लेके आया और वो दे दिया फराह खान को। वो क्या था कि आप, दैट इज नथिंग बट प्रोहिबिट ऑर्डर, आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने मेरे साथ काम करने का क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। दैट इज नथिंग बट इंजंक्शन ऑर्डर, स्टॉप करना, प्रोहिबिट करना। कोर्ट पास करता है ऐसे ऑर्डर। अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर रही है, तो क्या वो केस में कंपेंसेट करके देना पड़ेगा सामने वाले पार्टी को जिसको नुकसान हुआ है, नुकसान भरपाई मतलब इंडिमनिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, सब लोग रीड करेंगे, मुझे अमाउंट निकाल के चाहिए तुम लोगों की तरफ से, अमाउंट निकाल के चाहिए। क्या अमाउंट होगी स्पेशल डैमेजेस की, सब जिसको जिसको ऐसा है हमने किया है, हमें नहीं करना है, हमें नहीं पढ़ना है, वो बाहर जा सकते हो। बचे हुए बैठे हुए लोग रीड करो एंड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ स्पेशल डैमेजेस, कैलकुलेट, कैलकुलेटर वगैरह यूज कर सकते हो। क्या होगा, क्या स्पेशल डैमेज, कितना होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। निकाल के मन में रखो, मैं पूछूंगी, सबको पूछूंगी। यू कैन यूज कैलकुलेटर्स। आपस में क्यों बातें कर रहे हो, आपस में क्यों बातें कर रहे हो, जो लोग पढ़ रहे फर्स्ट टाइम उनको शांति से पढ़ने दो।
अमाउंट आपके मन में रखो कि मन में जगह नहीं है, बहुत सी चीजें रख दी है। बहुत से लोग हैं मन में, बहुत से लोग हैं। शौनक तू गलत ट्रैक पे जा रहा है फिर। तीनों क्वेश्चन का फोटो ले लो, ग्रुप पे डाल दो प्रिया। नेक्स्ट यूनिट लिखवा के दिया है ना तुम लोगों को। ग्रुप में ये 3 क्वेश्चंस आए, मुझे ये तीनों के आंसर चाहिए कल के कल। आप बोलते हो कि मैम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, फॉर्मेट ही नहीं बोल रहे। मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज किया है, सब लोग इधर ध्यान दो, थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज किया है। अभी कोई किसी का भी मुझे आवाज नहीं चाहिए, ना ही कोई नीचे देखता हुआ होना चाहिए। बोर्ड पे ध्यान दो। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मतलब डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन एग्रीमेंट, स्ट्रेट क्वेश्चन जहां पे क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस है उसमें आपको डायरेक्टली जैसे कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, तो डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट में आप पहले क्या लिखते थे, अभी भूल जाओ, मैं एक नया पैटर्न बता रही हूँ आपको, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे स्टार्ट करोगे? जैसे मेरा क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड गिव इट्स एग्जांपल। सो मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, राइट। मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है 2 सबसेक्शन एच, तो आई विल राइट आंसर एज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, Indian Contract Act 1872, section subsection H, contract is, right? So that should be pattern of my answer. कभी कभी किसी को सेक्शन याद नहीं रहता है, नो प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चन देख के ये तो समझ ही जाएगा कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का है, पार्टनरशिप का है, सोगा का है, क्योंकि 60-70% ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टेल मी, या एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट राइट डाउन योर आंसर और इलस्ट्रेट जो भी है, तो ये आपको समझ ही जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कौन से चैप्टर पे है, आंसर कौन से चैप्टर पे, तो आपको लिखना है आंसर में, हाँ ये लिखना जरूरी है। राइट डाउन प्रोविजन डैश स्टार्ट राइटिंग डाउन द आंसर, कैसे? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन सो एंड सो। इफ यू डोंट रिमेंबर द सेक्शन, then according to Indian Contract Act 1872, contract is an agreement enforceable by law, and then the explanation. This is straightforward question का आंसर। आपको लिखना है, प्रोविजन लिखना है, you will have to write down just provision, but start your answer कैसे? According to Indian Contract Act, according to Sales of Goods Act,
अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। पानी पी ले यश, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। सो ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, प्रोविजन, सिंपल। अब अगर कोई क्वेश्चन केस लॉ बेसिस क्वेश्चन है, अगर आपका केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं, छोटी सी स्टोरी दी हुई होती है, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने उधारी लिया, ये ड्यू डेट है, सब मसाला दिया होता है, स्टोरी, सब स्टोरी दिया होता है। तो आपको वो स्टोरी पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है व्हाट कुड बी द प्रोविजन, व्हाट कुड बी द एक्ट। जनरली जो भी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें ये दिया है कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है एक्सप्लेन, एज पर पार्टनरशिप एक्ट एक्सप्लेन। तो ये आपको इतना फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं रहेगा, और इन केस नहीं भी दिया तो यू विल गेट टू नो कि कौन से एक्ट का क्वेश्चन है। ओके, सो आपको इसका आंसर कैसे सॉल्व करना है, प्रोविजन, अगेन प्रोविजन। ये जो एक्ट एप्लीकेशन लिखवाती थी अलग से, नाउ वी विल मर्ज इनटू द प्रोविजन। बहुत से आंसर्स में देखे और आपका क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। पहले हम क्या करते थे, एक्ट एप्लीकेबल लिखते थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट जब आप प्रोविजन लिखना चालू करते हो तो फिर से लिखते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो दैट वुड बी, बहुत लोगों का दैट वुड बी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और इसमें आपका एग्जाम का टाइम जाएगा, जो कि अभी नहीं समझेगा बाद में समझेगा। सो अपन ने थोड़ा पैटर्न में चेंज कर दिया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में सिर्फ आपको प्रोविजन लिखना है एज आंसर, बट यू शुड स्टार्ट योर आंसर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज डेफिनेशन हो तो वैसा स्टार्ट करना ही करना है। आई बात केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन की, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रोविजन से स्टार्ट करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, जो भी है। अगर आपको सेक्शन याद है तो सेक्शन लिखो, सेक्शन याद नहीं है तो गलत सेक्शन मत लिखो कृपा करके। सेक्शन याद है तो सही लिखो, नहीं है तो मत लिखो, कुछ भी फेंक के मत आओ, है ना, क्योंकि उससे इंप्रेशन खराब होएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। सो आपने केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन रीड करके अंडरस्टैंड कर लिया, ये प्रोविजन हो सकता है, प्रोविजन लिख दिया। प्रोविजन में स्टार्ट करो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड देन राइट डाउन द प्रोविजन। प्रोविजन में प्लेन प्रोविजन ही आना चाहिए, मतलब बुकिश लैंग्वेज बोलूं तो भी चलेगा। बुकिश लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी कि आपको मॉड्यूल का एग्जाम में छापना है, बट बिकॉज ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है तो आपसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप कुछ भी ना लिखो, या फिर ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करो जिसका मीनिंग चेंज ना हो, दैट टू विथ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, जो मॉड्यूल के कीवर्ड्स है वो आपके पेपर में आने ही चाहिए। कीवर्ड्स कैसे होगा, जिससे आपका रीडिंग और रिटेनिंग स्ट्रॉन्ग चाहिए। आपने एक एक आंसर दो दो बार लिख के, या एक एक कंसेप्ट दो दो बार लिखा हुआ होना चाहिए, तभी जाके आपके साथ ये चीजें होगी कि आप रिटेन कर पाओगे। आधे से ज्यादा चीजें बुक की आपको याद आएगी, अल्टीमेटली मार्क्स के लिए काम करना है अपने को, है ना, इसके लिए बोल रही हूँ। सो प्रोविजन में अकॉर्डिंग टू स्टार्ट कर दिया, एग्जैक्ट डिक्टो जो प्रोविजन है वो छापना है। छापना मेरा बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि वहां से लेकर इधर छापो, जितना बेस्ट आप ट्राई कर सको करो, जितना बेस्ट ट्राई कर सको करो, है ना। conceptual clarity is important, understanding is important, but writing is also very important because that will give you marks के लिए काम करना है ना, अल्टीमेटली वही है हमारा गोल। तो हमें यहाँ पे प्रोविजन छापना है, मतलब प्रोविजन लिखना है, उसमें के कीवर्ड्स आने चाहिए। यू कैन राइट प्रोविजन इन योर ओन वर्ड्स, नो प्रॉब्लम विद दैट। सबकी इंग्लिश एकदम ऐसी हाईफाई नहीं होती है, ना ही हाईफाई इंग्लिश यूज करना है। ट्राई फ्रेमिंग सिंपल सिंपल स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस, आपको जैसा जैसा जमता है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा मीनिंग मत निकालना, या आड़ा टेढ़ा मीनिंग हो ऐसा स्टेटमेंट मत करना। छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करो जिससे आपका सिंपल सोबर आंसर बने, जिसमें मैक्सिमम मॉड्यूल के कीवर्ड्स हो, मार्क गेटिंग चांसेस आपको बहुत ज्यादा है। ठीक है, रोट लर्निंग नहीं करना है बट मीनिंगफुल लर्निंग करना है। बोलो, बोलो। प्रोविजन हो गया, प्रोविजन लिख लिया, एग्जैक्ट प्रोविजन लिख लिया। क्या हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क प्रोविजन के होते हैं? हाँ,
हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क प्रोविजन और कंक्लूजन के होते हैं, क्योंकि मेन प्रोविजन इज द आंसर, प्रोविजन इज द आंसर। अब क्या क्या लिखना है, फैक्ट लिखना है। फैक्ट मतलब क्या, फैक्ट इज नथिंग बट अ क्वेश्चन, डोंट राइट क्वेश्चन एज इट इज। अगर हमें एज इट इज क्वेश्चन लिखना होता तो हम इसको आंसर का पार्ट क्यों बनाते। राइट डाउन द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, फैक्ट ऑफ द केसेस एज इफ इट इज पार्ट ऑफ योर आंसर, एज इफ इट इज पार्ट ऑफ योर आंसर। मतलब क्या कि इन द अबाउ केस, इन द अबाउ केस और इन द अबाउ क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, जो गिवन है वो मत लिखना, जो आपको समझा है क्या चाहिए वो लिखना। जैसे कोई समरी दी होगी, उसका ट्री डायग्राम बना सकते हो आप, ऐसे एरोस वगैरह बना के भी काम कर सकते हो फैक्ट्स में। फैक्ट्स कभी भी 3 लाइन्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके लिखान में 3 लाइन्स, मतलब तो 1 लाइन ही समझो, बुक की लाइन बोलू तो। आपके जो लिखने की टाइप होती है, या आपके बुक के 2 to 3 लाइन्स मैक्सिमम, दैट शुड बी द फैक्ट ऑफ द केस। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, बाय रेफरिंग टू, बाय रेफरिंग टू अबाउट प्रोविजन एंड facts of the cases, facts of the case, I hereby comment that। कुछ भी बड़ी सारी कमेंट मत करते बैठना, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वही आपका आंसर होना चाहिए। वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाते करवाते समझाऊंगी कि क्या कंक्लूजन का पार्ट होना चाहिए, क्या प्रोविजन का पार्ट होना चाहिए। आपको अगर एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है और बोलेंगे कि कैन सोहम शिव छोटेलाल, so can soham siu chotelal, yes or no, right, yes or no should be your part of conclusion। why it is yes, why it is no should be part of your provision। प्रोविजन में कुछ भी पापड़ पसारा नहीं चाहिए, प्रोविजन में प्लेन प्रोविजन ही लिखना है। प्रोविजन जो पढ़ेगा उसको ऐसे लगना चाहिए कि बस बुक का प्रोविजन लिखा है, या एकदम मीनिंगफुल प्रोविजन लिखा है। प्रोविजन में कभी फैक्ट ऑफ द केसेस को मत घुसेड़ो, प्रोविजन में कभी आपके एक्सपर्ट ओपिनियन को मत घुसेड़ो। एक आधा एक्सपर्ट ओपिनियन कंक्लूजन में लिखा तो चलेगा, बट ज्यादा नहीं, ठीक है। कभी कभी 8 लाइन का क्वेश्चन होता है, 8-10 लाइन का आधा आधा पैराग्राफ क्वेश्चन होता है, और उसका आंसर भी उतना ही होता है। तो इसे देख के डर मत जाना कि इतना क्वेश्चन है और इतना छोटा ही आंसर कैसे। क्वेश्चन इतना बड़ा है तो आंसर एकदम बड़ा होना चाहिए। प्रोफेशनल एग्जाम्स में ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपका 1 पेज भर के क्वेश्चन है तो 4 पेज भर के आंसर होना चाहिए। 1 लाइन का आंसर भी 4 पेज हो सकता है, और 1 पेज भर के क्वेश्चन का आंसर भी आधा पेज हो सकता है। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी। और आपको कितना लिखना है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार सुना, कितना लिखना है यहाँ पे ये क्वेश्चन का सवाल ही नहीं आता सीए फाउंडेशन एग्जाम में। आपको जितना लिखा है उतना परफेक्ट लिखना है और सही लिखना है, ठीक है। कितना आप जितना एलोबरेट करोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। एक पर्सन ने 1 पेज आंसर लिखा एकदम प्रिसाइज परफेक्ट है, एक पर्सन ने 3 पेज वही वही घुमा फिरा के लिखा, तो 3 पेज वाले को ज्यादा नहीं, इनफैक्ट कम आंसर, कम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसने ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया है पेपर चेकर को, इसके लिए। तो वो सब चीजों का ध्यान रखना, मैं सब बोलते रहूंगी आपको धीरे धीरे, बट अभी पैटर्न ध्यान में रखो। प्रोविजन में क्या आना चाहिए, फैक्ट में क्या आना चाहिए, कंक्लूजन में क्या आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है ना, डिफरेंस हमेशा टैबुलर फॉर्म में आपको लिखना चाहिए, उससे आपकी मार्क्स की मैक्सिमम मार्क्स का आपका कैपेसिटी होगा, उससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे। डिफरेंस में यहाँ पे की पॉइंट्स होते हैं, इफ यू रिमेम्बर राइट डाउन द की पॉइंट्स। आई थिंक आपने की पॉइंट्स लिखने ही चाहिए, लिखने ही चाहिए। अगर आपको एक आधा की पॉइंट याद नहीं है डायरेक्टली ऐसा है, तो की पॉइंट का जगह ड्रॉप करके बाकी वाले पॉइंट लिखो। अगर की पॉइंट ना भी लिखो चलेगा, और अगर याद है तो लिखना बेटर रहेगा, करेक्ट है, याद है तो लिखना बेटर रहेगा।
राइट डाउन ऑलवेज डिफरेंस इन टैबुलर फॉर्म. जो केस लॉ बेसिस क्वेश्चन है, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन, ऐसे पैटर्न में आपका आंसर चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन में अगर लिखा तो लास्ट तक वैसा ही पैटर्न फॉलो करो. नहीं तो एकादे में याद नहीं रह गया, एकादे में याद रख गया, ऐसा नहीं चाहिए. पूरा की पूरा पेपर एकदम ऐसा पैटर्न वाइज दिखना चाहिए जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोरिंग हो. और मेरे को आपके अंडरस्टैंडिंग से जितना मतलब है उतना ही मतलब आपके मार्क्स से भी है. कुछ कुछ लोगों का अंडरस्टैंडिंग एकदम भारी होता है लेकिन लिखते नहीं आता है, क्या फायदा. अल्टीमेटली कुछ फायदा नहीं है. तो हमें सारी चीजें बैलेंस रख के एग्जाम के लिए काम करना है. सारी चीजें बैलेंस रख के एग्जाम के लिए काम करना है. एग्जाम में स्कोर मिलाने के लिए काम करना है और अच्छे मार्क्स मिलाने के लिए काम करना है. सो वी ऑल विल डू दैट. पैटर्न एक काम करो, एक आपके पास ये पैटर्न कहीं तो ऐसे बड़े वाले पेज पे लिखा हुआ होना चाहिए. एक जन एक काम करेगा क्या, फोटो नहीं इसका, फोटो ले लो और ग्रुप पे डाल दो. और ये जो चीजें लिखी हुई है कहीं पे लिख के रख दो, फोटो गायब हो सकता है. हो गया, क्लास हो गया. कितने चांस, 6, 7, 8, 9, 4 यूनिट ये वीक में कर देंगे.